ये एक एग्जांपल है जी, कहता है जी कि एक्स की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 हैं और वाई की वैल्यू जो है वो 8 5 9 13 18 और 27 है। वो कहता है जी आप ये इक्वेशन जो है फिट करें, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करें, फिर आप एस्टिमेट करें वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू 10 के लिए। तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो है वो वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहलाती है। तो जो हमारे पास अच्छा यहाँ एक और तरीका भी है, ये पॉइंट भी साथ नोट कर लें, ऊपर ये डिस्कस नहीं किया गया कि रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के ये दो इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं, इनको नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं। पहली इक्वेशन है सम वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम एक्स, और दूसरी इक्वेशन है सम एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम एक्स प्लस बी सम एक्स स्क्वायर। इन्हीं से ये फार्मूला डिराइव किए गए हैं, ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखे हैं ना वो इन्हीं से ड्राइव किए हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्स वाई गिवन है, दोनों कॉलम, एक्स और वाई कॉलम की प्रोडक्ट ले लें और एक्स कॉलम का स्क्वायर ले लें, तो आपको सम एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा, सम एक्स वाई भी मिल जाएगा, सम एक्स सम वाई मिल जाएगा। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए के फार्मूला में सम वाई सम एक्स की वैल्यू, और बी जो आप इससे पहले स्टेप में जो कि 4.7 निकला है उसको आप पुट करेंगे। एन इसमें 5 पेयर्स हैं, यानी ये पेयर्स को, एक पेयर को 1 8 इज़ 1 ऑब्जर्वेशन, 2 9 इज़ सेकंड ऑब्जर्वेशन, 3 13 इज़ थर्ड, 4 18 इज़ फोर्थ एंड 5 27 इज़ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। तो वाई हैट आ गया आपके पास, जो एस्टिमेटेड या फिटेड इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी इस प्रॉब्लम में, वो है 0.9 प्लस 4.7 एक्स। तो अगर उसका अगला पार्ट ये था कि आप एस्टिमेट करें वैल्यू ऑफ वाई या प्रेडिक्ट करें वाई को फॉर एक्स इक्वल टू 10। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दें, तो आपके पास वाई हैट फॉर एक्स इक्वल टू 10 जो आ जाता है 47.9। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक्स का कॉलम दिया हुआ है, वाई का कॉलम दिया हुआ है, और उसने क्या रिग्रेशन इक्वेशन निकाल, वाई ऑन एक्स निकालें। फिर उसने कहा है कि वाई को एस्टिमेट करें जब एक्स 12 है। पहले दोनों पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैं इनको इसी तरह स्किप करते हुए, जो एक इसने कहा आल्सो शो दैट वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। ये वाई माइनस वाई हैट जो है ये रेजिडुअल कहलाता है, सैम्पल एरर। रिग्रेशन का जो एरर है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन में जो एरर है, ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड या ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड वैल्यू का फ़र्क। तो ये प्रॉपर्टी है कि जो रेजिडुअल्स होते हैं इनका सम हमेशा 0 होता है। ये नीचे रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है, एक्स कॉलम का टोटल है, वाई कॉलम का टोटल है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर उन्होंने कैलकुलेट किया है। नीचे देखते हैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है इसको। ये रिग्रेशन इक्वेशन हमें चाहिए, बी का फॉर्मूला लगाया, कॉलम टोटल्स इसके अंदर पुट किए, सिंप्लीफाई किया, बी की वैल्यू -0.21 आ गई, ए की वैल्यू जो है फिर उस फार्मूला में वैल्यूज पुट की, तो ए की वैल्यू जो है वो 5.05 आ गई। क्वेश्चन आपके पास है वाई हैट इज इक्वल टू 5.05 माइनस 0.21 एक्स। अब वाई को एस्टिमेट करना है एक्स 12 पे, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसके अंदर एक्स की वैल्यू 12 पुट कर दें तो 2.5 से हमारे पास जवाब आ जाता है। अगला सवाल यह है कि कहता है शो करें कि वाई माइनस वाई हैट जो वो 0। अब वाई हैट किस तरह से निकालना है कि आपकी जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने एक्स की वैल्यूज़ बारी बारी पुट करनी है। पहले 3 पुट करना है, फिर 7 पुट करना है, और इन्होंने ये मुकम्मल स्टेप्स करके दिखाए हैं। इसके बाद फिर आप हर वैल्यू वाई, मसलन पहली वाई वैल्यू है 8 और वाई हैट है 4.42, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 3.58 आ जाता है। फिर वाई वैल्यू है 3 और वाई हैट है 3.58, ये डिफरेंस लेते हैं तो ये -0.58 आ जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये वाई हैट वाला कॉलम है, जब आप इनको जमा करेंगे तो टोटल आपके पास 0 आएगा। तो एक इन्होंने अल्टरनेट फॉर्म दिया, उसको आप छोड़ दें, उसकी ज़रूरत है आपको नहीं है। वाई स्क्वायर का कॉलम इन्होंने कैलकुलेट किया है, वो यहाँ कहीं अप्लाई नहीं होना था, पर एक्सटेंड से कहीं इस पर कैलकुलेट हो गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, एग्जाम्पल 7 है, उसमें भी इसी तरह से उसने डाटा दिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने एक बात ये की कि आप यू ले लेंगे x डिवाइड बाई 5 और v लेंगे y डिवाइडेड बाई 5, और फिर आप इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ देखें एक्स वाई ओरिजिनल कॉलम, फिर x की हर वैल्यू को 5 से डिवाइड किया, y की हर वैल्यू को 5 से डिवाइड किया। अब बाकी जो u स्क्वायर v स्क्वायर और u v के कॉलम कैलकुलेट कर लिए। नीचे अब रिलेशन आप बी वी यू का रिलेशन आपके पास क्या है, इज इक्वल टू के ओवर एच और बी वी यू। तो बी वाई एक्स जो है इज इक्वल टू जो फार्मूला आपको बताया गया, कोएफिशिएंट ऑफ वी डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई वी बी वी यू। तो
अब जब आप बी वी यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पहले ये नीचे फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी वी यू में आप जहन में रखें, जहाँ एक्स है वहाँ यू आ जाएगा, जहाँ वाई है वहाँ आपके पास ये, इनसे ना ये काम इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन ये गलत कैलकुलेट हुई है। ये बेसिकली इन्होंने कोरिलेशन कैलकुलेट कर दी हुई है। इसमें ये जहन में रखें कि ये जो वी वाला पार्ट है ना, ये इसके अंदर नहीं आना था। ये इनसे कैलकुलेशन इस एग्जांपल की बुक में गलत की हुई हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो उन्होंने अप्लाई कर दिया है वो कोरिलेशन का अप्लाई कर दिया है, जबकि फार्मूला हमने कोरिलेशन का अप्लाई इसमें नहीं करना। हमें फार्मूला चाहिए इसका बी वी यू का, और बी वी यू का जो फार्मूला बनेगा वो होगा एन सम यू वी माइनस सम यू सम वी डिवाइड बाई एन सम यू स्क्वायर माइनस सम यू स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी नहीं आएंगे और ये वी वाला फैक्टर जो नीचे है ये भी नहीं आएगा। बहरहाल ये इस एग्जांपल को मैं स्किप कर देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन में फार्मूला गलत यूज़ हुए हैं, फार्मूला गलत यूज़ हुए हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें उसने कहा जी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें नेक्स्ट एग्जांपल में, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें। ऊपर देख लें ज़रा, उन्होंने कोरिलेशन की कोई बात नहीं की, और वैसे भी ये फार्मूला जो है जो उन्होंने यहाँ पर लगाया है ये कोरिलेशन का लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये न्यूमेरिकल जो है ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल 8 देखें तो कहता है जी रिग्रेशन और कोरिलेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें। अब यहाँ उन्होंने कैलकुलेटेड डाटा दे दिया हुआ है, मतलब सम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इक्वल टू माइनस 150 दे दिया, एन इज इक्वल टू 16 दे दिया, एस एक्स इक्वल टू 8 दे दिया, एस वाई इक्वल टू 16 दे दिया है, 16.125, और एन जो है ये 16 दिया हुआ है। तो एन 2 दफ़ा लिखा गया, एन 1 दफ़ा ही देना था, यहाँ ये कॉपी पेस्ट की वजह से गालबन इसमें 2 दफ़ा लिखा रह गया। तो अब एस एक्स वाई पहले कैलकुलेट कर लें। एस एक्स दिया हुआ है तो यहाँ से जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एस स्क्वायर वाई जो है वो फिर एस वाई का स्क्वायर लेके बन जाएगा। इसी तरीके से आप एन जो है वो 16, ये भी इसमें जो एस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो 260 जो है वो नहीं बनेगी। ये इसमें ना मुझे न्यूमेरिकल्स की कुछ गलतियाँ जो वो नज़र आ रही हैं। बहरहाल इसमें एस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो नहीं ठीक है, ये 16.125 है ना, फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्यों अकेला 16 नहीं है बल्कि 16.125 है, ठीक है। एस स्क्वायर वाई जो वो 260 बनेगा और एन 16 है। बाकी अब आपको एक रिलेशन पीछे पढ़ाया गया, जो मुख्तलिफ फार्म्स हमने इसी लेक्चर में शुरू में डिस्कस किए हैं कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी जिसको हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं उसके कई फार्मूले हैं। उसका एक फार्मूला ये भी है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर, तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया। एस एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया गया और एस एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट किया गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके फार्मूला में, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेगी। और यहाँ से आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई भी निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके पास आ गया। कोरिलेशन निकालना है तो याद करें, मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी पीछे भी कोरिलेशन में प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था, लास्ट प्रॉपर्टी थी कि इसको याद कर लें। ये बुनियादी तौर पे अगर दोनों स्लोप कोएफिशिएंट्स दिए हुए हों, यानी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का, तो उनकी मदद से फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। और दो नंबरों को ज़रब दे के अगर उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो दरअसल ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो आप कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ ज्योमेट्रिक मीन of two regression coefficients, regression coefficient of y on x and regression coefficient of x on y। तो ये एक अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करके कैलकुलेशन की गई है। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन का। ये इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी कहते हैं। ये आपके मॉडल की, फिटेड मॉडल की ओवरऑल एक्यूरेसी का मेजर है। अगर आपका मॉडल एक अच्छा मॉडल है तो फिर ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है इसकी वैल्यू स्मॉल आएगी, और अगर ऐसा ना हो तो इसकी वैल्यू लार्ज आएगी। तो ये एस ई कहलाता है, इसको नोटेशन देते हैं एस ई, या बाज़ किताब में इसको एस वाई डॉट एक्स भी लिखती हैं। और ये फार्मूला इसका दिया हुआ है सम ई स्क्वायर ओवर एन माइनस 2, जबकि ई जो है वो वाई माइनस वाई हैट होता है, और इसकी आगे एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखी हुई है। ये वाई ऑन एक्स का लिखा हुआ है।
इसी तरह आप एक्स और वाई के लिए भी इसका फार्मूला जो है वो अल्टरनेटली खुद से बना सकते हैं। यहाँ ये इस एक्सप्लेनेशन को आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए हम इसकी वो डायग्राम से फिर वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का ज़्यादा इजाफा हो कम इजाफा हो वो चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, ये आगे मैं इसको खुद नहीं बताऊंगा कि ये जो टेबल है, ये जो मैंने पहले दोनों चीज़ें रिग्रेशन और कोरिलेशन आपको पढ़ाई है, यहाँ इस टेबल में कंट्रास्ट किया गया उनका, ये आप खुद से देखेंगे। अजम्पशंस रिग्रेशन एनालिसिस की ये हैं कि हर एक्स के अगेंस्ट वाई वैल्यू जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और मीन ऑफ ईच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वाई वैल्यू जो है वो रिग्रेशन लाइन पे ही लाई करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाई वैल्यूज इज एस वाई एक्स, और ये फिक्स होता है, ये कॉमन होता है सबके लिए। वाई वैल्यूज जो हैं ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और असम्पशन मैं एक जगह और जगह से आपको पिक्चर भेजूँगा, ये जो ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई की हुई हैं। बाकी ऑथर्स इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखते हैं। वो जो एप्सिलॉन है उसके हवाले से असम्पशन ये है कि एप्सिलॉन जो है उसकी एवरेज ज़ीरो होती है, उसकी वेरिएंस कांस्टेंट होती है, और एरर्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होती। एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, और वाई वेरिएबल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं अलग देखता हूँ, किसी दूसरी बुक का एक पेज आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि उसमें भी आपको क्लैरिफिकेशन जो वो हो जाए। अब ये MCQs इसके साथ इनकी की दी हुई है, ये आपने ख़ुद ही इसको देख लेना है। मैंने आपको हेल्प आउट करने के लिए, वैसे मैं स्टूडेंट्स को पहले प्रीवियस क्लासेस में कभी इस तरह से MCQs नहीं दिए, लेकिन आपको मैंने ये प्रोवाइड कर दिए हैं MCQs अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। और इसके एंड पे अब काफ़ी सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, और तमाम के तमाम क्वेश्चंस विद कंप्लीट स्टेप्स हैं। कहीं कोई आपको आई होप के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हर एक में कंप्लीट कैलकुलेशंस दी हुई हैं, और उसके मुताबिक जो है सॉल्यूशन जो है वो किया गया है। तो अब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि ये मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले कोरिलेशन में और रिग्रेशन की थ्योरी पढ़ाते हुए साथ दो तीन एग्जांपल्स जो वो दी है वो हैं। यहाँ मसलन ये छोटी छोटी चीज़ें प्रूव करने की बारी आएगी कि सम वाई जो है वो सम वाई हैड के बराबर है, सम वाई माइनस वाई हैड जो वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, गालमन को 20-22 के करीब क्वेश्चन है, इनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो 2-3 डाटा सेट भी मैंने साथ शामिल कर दिए हैं, ताकि अनसॉल्व्ड डाटा सेट को लेके आप इन डाटा सेट्स को रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर लें, इनको आप कोरिलेशन के लिए भी यूज़ कर लें। तो ये टोटल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस की थ्योरी थी, मैंने आपको करवा दी। इसके बाद हमारा अब सैम्पलिंग का टॉपिक है, उसमें भी 2 प्रोसीजर हैं सिर्फ सैम्पल सिलेक्शन के, सिर्फ 2 प्रोसीजर सैम्पल सिलेक्शन के, और कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं, और 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको 4 याद करनी है, उन्हीं को हमने न्यूमेरिकली प्रूव करना है। मैं इसी तरह से उसके पेजेस कॉलेज स्टैटिस्टिक्स में से, जो वैसे तो चैप्टर काफ़ी लंबा है उसमें, क्योंकि वो जो स्टैटिस्टिक्स मेजर के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है ये बुक, तो उनके तो बहुत से उसके अंदर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल मीन है, जबकि सैम्पलिंग की एक टेक्निक उसमें यूज़ होनी है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 मेथड्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक उसमें आपने पढ़नी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनीशंस ब्रीफ फॉर्म में मुख्तसर अंदाज से आपको साथ शेयर करूँगा, और उसी लेक्चर में वो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो उसमें मैं साथ ही सैम्पल सिलेक्शन के प्रोसीजर जो हैं वो भी साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसके बाद हमारा टोटल ZT और chi² का टॉपिक रह जाता है, या अनोवा का टॉपिक रह जाता है। हर एक
एक एक लेक्चर का ही काम है। एक लेक्चर में जेड, एक में टी, एक में काई स्क्वायर, एक में अनोवा, यानी 4 लेक्चर्स और टोटल 5 लेक्चर्स का आपका काम है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट कंसेक्टिव 5 डेज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब जो किसी का प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअली मेरे साथ अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स में काफ़ी कमेंट किए हुए हैं, जी बड़ा लेंथी सिलेबस है, जी बड़ा मुश्किल है। अब सिलेबस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। ये कोर्स जो है ये यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ कोर्स नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स थोड़ा सा अपनी नेचर के एतबार से हमेशा ही जो माइनर पढ़ते हैं लोग उनके लिए मुश्किल ही साबित होता है कि इसमें टॉपिक्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुख्तलिफ नेचर के टॉपिक्स इसमें पढ़ना पड़ते हैं। और आप बाकी सब्जेक्ट्स में अमूमन रियल लाइफ नेचुरल वेरिएबल्स के डाटा को हैंडल करने के यूज़ टू भी नहीं होते। यहाँ हमें एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस के हवाले से चीज़ों को डील करना पड़ता है और इसमें लॉजिक भी इन्वॉल्व होती है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो और इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड हमें सारा काम ही ऑनलाइन करना पड़ा है। क्लास में यकीनन बेहतर सूरत रहती है कि इंटरेक्शन की वजह से हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन अब सेमेस्टर भी एंड है, ये आखिरी 5 लेक्चर्स मैंने देने हैं, मेरी तरफ से कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की कोई असाइनमेंट रहती है तो मैं ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, आई माइट बी एबल टू एडजस्ट मार्क्स कि अगर उनकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन वंस ख़त्म हो गए लेक्चर तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो 10, 11, 12 तारीख तक शायद मैं कुछ एडजस्ट कर सकूं, उसके बाद मेरे इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होगी। जो मार्क्स आपके लग जाएंगे वो चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो वो सैम्पलिंग का होगा।